अस्सलाम वालेकुम। कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, पीएमएस और सीएसएस के स्पेशली, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जो अपनी प्रेसी राइटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं 1987 का सीएसएस का जो पेपर था, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी राइटिंग का, उसके अंदर जो पैसेज अपीयर हुआ, जो कैंडिडेट्स को जिसकी प्रेसी बनाना थी, मैं वो लेके आया हूँ और उसकी प्रेसी बनाना आपको लाइव क्लास में मैं सिखाऊंगा। पहले हम पैराग्राफ देख लेते हैं जो कि क्लास अपना पेपर में अपीयर हुआ था। और ये पैराग्राफ आपके सामने शो हो रहा होगा। मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, क्योंकि किसी भी पैसेज की अगर आपने प्रेसी बनानी हो तो उसको पहले आपने 3 टाइम रीड करना होता है। फर्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको ओवरऑल एक थीम मिल जाता है कि ये पैराग्राफ जो है ये किस चीज के बारे में है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप अपना पेपर के ऊपर ही, पैसेज के ऊपर ही जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं। और थर्ड रीडिंग में जब आप जाते हैं तो आप उसका अपने माइंड को सेट करते हैं, प्लान करते हैं कि इसमें से मैंने कौन सी चीजें स्किप करनी है। इररिलेवेंट आइडियाज को डिस्कार्ड करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप उस टाइम रफ ड्राफ्ट बनाते हैं उसका, बेशक वो बुलेट्स फॉर्म में हो। और ये अमूमन आप जो पेपर आपको आंसर शीट दी जाती है उसके एंड के ऊपर, एंड वाले पेज में से कोई एक पेज सेलेक्ट करते हैं और वहां पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, ताकि आपके पास एक रेडी टू टैकल, या आप कह सकते हैं हैंडी मटेरियल अवेलेबल हो जाए आपको। तो फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे हम करते हैं और इसी रीडिंग के अंदर ही हम इसका थीम भी निकाल लेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने निकाल लिए हैं। आपके सामने मैं पॉइंट पैसेज रीड करता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये पैसेज जो है इसमें क्या चीज डिस्कस की गई है। द इनकम्पेरेबल गिफ्ट ऑफ ब्रेन with its truly amazing powers of abstraction has rendered obsolete the slow and sometimes clumsy mechanisms utilized by evolution so far। कि हमारा जो ब्रेन है इसकी एक इसकी जो ये हमें एक गिफ्ट के तौर पे अल्लाह ताला ने अता की है। और ये इनकम्पेरेबल गिफ्ट है, यानी कि इस गिफ्ट का कोई और कंपैरिजन नहीं है। और इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की पावर्स हैं एब्स्ट्रक्शन की। एब्स्ट्रक्शन कहते हैं तखयल, यानी कि इमेजिनेशन। तो ब्रेन की ये पावर है कि ये चीजों को इमेजिन कर लेता है। हैज रेंडर्ड, इससे ये जो ब्रेन का जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है, जिसकी तखयल या जिसकी एब्स्ट्रक्शन या जिसकी इमेजिनेशन की पावर है, इसने वो जो पुरानी आ, या आप कह सकते हैं कि बड़े दकियानूसी किस्म के और बड़े वियर्ड ऑड और एक्सेंट्रिक अजीब किस्म के और बड़े स्लो किस्म का जो मैकेनिज्म होते थे एवोल्यूशन के, तख्लीक के, वो इसने उनको मतरूक कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। यानी कि जो ऐसा ऐसा बतदरीज एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है कि चीजें जो हैं वो ऐसा ऐसा अपने आप को डेवलप करती जाती हैं, जो स्पीशीज होती हैं, उसका जो स्लो तरीकाकार था, जो बड़ा कलमसी, बड़ा वियर्ड, बड़ा ऑड, एक्सेंट्रिक और बड़ा स्लो किस्म का प्रोसेस था, उसको इसने मतरूक कर दिया, पीछे छोड़ दिया। थैंक्स टू द ब्रेन अलोन, man in the course of 3 generations only has conquered the real realm of air, while it took hundreds of thousands of years for animals to achieve the same result through the process of evolution। इसने यहाँ पे कहा गया है कि इंसानी दिमाग का शुक्रिया, जिसने इंसान को सिर्फ तीन, आप कह सकते हैं आ, सिर्फ 3 जनरेशन के अंदर इस दिमाग ने इंसान को इतना काबिल बना दिया है कि उसने एयर को, एयर की जो मखलूक है, एयर की जो फिजा है, एयर की जो दुनिया है, उसको इसने क्या कर दिया है, कनकर कर दिया है, यानी कि मुसखर कर दिया है। एयर को कनकर करने का मतलब ये है कि हम स्पेस में पहुंच गए हैं। यानी कि इस दिमाग का शुक्रिया जिसने इंसान को सिर्फ 3 जनरेशन के अंदर इस काबिल बना दिया है कि उसने अपने एयर को मुसखर कर दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं स्पेस को उसने आ, आ, फतह कर ली है या कनकर कर ली है, मुसखर कर दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो एयर ट्रेवलिंग होती है, ये जो हम स्पेस में रॉकेट्स भेजते हैं और एरोप्लेन्स भेजते हैं, और आपको पता है टाइम, बहुत कम टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाते हैं, तो इसमें हम कामयाब हो गए। ये जानवरों के लिए आप कह सकते हैं कि वो हजारों, मिलियन, आप कह सकते हैं कि लाखों साल एनिमल्स को लगे, और उसने इस वो एवोल्यूशन के प्रोसेस में गुजरते गुजरते उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। अभी भी वो इंसान के बराबर नहीं है। थैंक्स टू द ब्रेन अलोन, फिर वही बात रिपीट हुई है कि इंसानी दिमाग का शुक्रिया,
द रेंज ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन में ये है कि सुनने की सलाहियत, यानी कि ऑडिटरी या ऑरल कह सकते हैं, देखने की सलाहियत यानी कि विजन की हम बात करते हैं, विजुअल स्किल्स आप कह सकते हैं। तो thanks to the brain alone, the range of our sensory organs has been increased a millionfold, far beyond the wildest dreams. We have brought the moon within 30 miles of us. We see the infinitely small and see the infinitely remote. We hear the inaudible and we have dwarfed the distance and killed physical time. उसने कहा दिमाग का शुक्रिया जिसने हमें सेंसरी ऑर्गन्स की जो हमारी रेंज है, यानी अब आप हमारी आंखों को देखें या हमारे कानों को देखें, इससे हम उन चीजों को देख सकते हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं, जिन जैसे खुर्दबीन की वजह से, माइक्रोस्कोप की वजह से। और हम जो बहुत ही दूर की चीजें हैं उनको दूरबीन की वजह से हम देख सकते हैं। इसी तरह वो चीजें सुन लेते हैं, इनऑडिबल होती हैं, जो जो जिनको कोई बंदा सुन नहीं सकता का, हम उन चीजों को सुन लेते हैं। और हमने जो डिस्टेंस है उसको बहुत कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। डाफ कहते हैं बोने शख्स को, या बोनी चीज को, मिनिएचर को। तो हमने डिस्टेंस, जो बहुत बड़ा डिस्टेंस था, उसको हमने कम कर दिया। जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि एयर को हमने मुसख्खर कर दिया है या कनकर कर दिया है। इसी तरह हमने टाइम को किल कर दिया है, यानी कि टाइम को बहुत कम, हम कम टाइम के अंदर जो है वो बहुत सारा काम कर लेते हैं। वी हैव सक्सीडेड इन अंडरस्टैंडिंग देम थॉरली। इन सारी चीजों को, यानी कि आप जो बहुत करीब की चीजें हैं, बहुत दूर की चीजें हैं, जिनको नहीं सुन सकते, जिनको नहीं देख सकते थे पहले, उनको, इन सारी चीज और डिस्टेंस को और टाइम को हमने कनकर करते हुए, आप कह सकते हैं हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हमने अंडरस्टैंड कर दिया है। वी हैव put to shame the tedious and time consuming methods of trial and error used by nature। कि जो नेचर के ट्रायल एंड एरर का मेथड था कि एक चीज करना, वो गलत हो जाती थी, फिर दोबारा करना, एक चीज करना, फिर दोबारा, अगर वो गलत होगी तो फिर दोबारा करना। वो जो टाइम कंज्यूमिंग मेथड था, और बड़ा आप कह सकते हैं मोनोटोनस और थका देने वाला काम था, और बड़ा आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे था नेचर का, एक चीज करना और खराब हो जाए तो दोबारा करना, उसको हमने क्या कर दिया है, उनको उसको हमने शर्मिंदा कर दिया है। यानी कि अब हम जो है वो, अब अगर आप देखें चैट जीपीटी को देखें या एआई के टूल्स को देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो हमें बार बार चीजें नहीं करनी पड़ती। एक मरतबा ही हम कमांड देते हैं और वो चीजें, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, किसी चीज की शक्ल में भी हो, तो वो हमें विदाउट एरर, विदाउट ट्रायल्स, विदाउट यानी कि मिस्टेक्स, वो चीज हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। यानी हमने नेचर के वो जो टाइम कंज्यूमिंग मेथड था, करना और फिर वो चीज़ गलत हो जाए फिर दोबारा करना, उसको हमने शर्मिंदा कर दी है। यानी वो चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं हमने, इंसानी दिमाग ने। बिकॉज नेचर हैज फाइनली सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग इट्स मास्टरपीसेस इन द शेप ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और हमने ये नेचर के जो ट्रायल एंड एरर और एवोल्यूशन की जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स है, उनको हमने शर्मिंदा कैसे किया है? क्योंकि नेचर ने अपना एक मास्टरपीस दे दिया है हमें, और वो क्या है? ब्रेन है, जिसकी एब्स्ट्रक्शन की पार है, और जिसकी बहुत सारी फैकल्टीज जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी कैपेबिलिटीज, स्किल्स और एबिलिटीज का डिस्कस कर चुका हूँ, कि उसने टाइम को, डिस्टेंस को, और बहुत सारी इंसान के लिए बहुत सारा आसानियां पैदा की हैं। बट द ग्रेटेस्ट लॉज ऑफ एवोल्यूशन आर स्टिल एक्टिव। लेकिन अभी भी ये जो एवोल्यूशन के लॉज हैं, एवोल्यूशन कहते हैं जब कोई चीज पहले एक स्पीशीज नॉर्मल फॉर्म में होती है, फिर वो डेवलप होती है, फिर वो मजीद सक्सीड होती है, एडवांस होती है। इस तरीके से एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है बतदरीज, यानी कि आप तरक्की का, एडवांसमेंट का, ग्रोथ का प्रोसेस होता रहता है। वो फिर भी एवोल्यूशन के लॉज, उसने कहा, अभी भी अवेलेबल हैं, एक्टिव है। इवन दो अडेप्टेशन हैज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस एज फार एज वी आर कंसर्न। हाँ, ये अलग बात है कि अडेप्टेशन का जो जो प्रोसेस है, वो जो है वो अहमियत खो चुका है। कि अब ऐसा नहीं है कि अब हमें जो स्पीशीज होती थी वो अपने आप को अडेप्ट करती थी, माहौल के मुताबिक ढालती थी। अब जहां तक हमारा ताल्लुक है, इंसानों का, इंसानी दिमाग का ताल्लुक है, अब हम वो अडेप्टेशन और एवोल्यूशन के पुराने तरीके के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हाँ, अगरचे एवोल्यूशन के लाज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वी आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एवोल्यूशन। अब हम हैं, अब हम इंसान हैं जो कि डायरेक्शन करते हैं। अब हम एवोल्यूशन को डायरेक्शन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हम डायरेक्शन एवोल्यूशन को जो है वो मॉनिटर करते हैं, उसको आप कह सकते हैं शेप अप करते हैं, टेलर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम एवोल्यूशन का प्रोसेस हमारे मोहताज है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन जो है, जो एब्स्ट्रक्शन है, उससे, डिसीजन मेकिंग से, अब ह्यूमंस जो है वो एवोल्यूशन को, पहले ऐसा वक्त था कि एवोल्यूशन का प्रोसेस जो था, जो नेचर का, वो ह्यूमंस को ऐसा ऐसा डेवलप करता आ रहा था। और अब ह्यूमंस हैं जो अपने ब्रेन के जरिए एवोल्यूशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, टेलर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, शेप अप कर रहे हैं। इसी तरह वी आर फ्री टू डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ इफ वी मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ आवर विक्ट्रीज। ये अब हमारे ऊपर है
हम आज़ाद हैं कि हम अगर मिसअंडरस्टैंड करते हैं एवोल्यूशन के प्रोसेस को, और अपनी जो जो हम अचीवमेंट या जो हम कामयाबियां समेट चुके हैं, अगर हम उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो हम आज़ाद हैं कि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें। And we are free to forge ahead to prolong evolution, to cooperate with God if we perceive the meaning of it all, if we realize that it can only be achieved through a wholehearted effort toward moral and spiritual development। और जी हमारे ऊपर ही मुनहसर है कि अगर हम मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी अखलाकी और रूहानी कदरों को अगर हम मद्देनजर रखें, उनको मलहूज खातिर रखें, तो ये हमारे ऊपर है कि अगर हम गॉड के साथ यानी नेचर के साथ कोऑपरेट करें, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, और उसके मीनिंग्स के ऊपर गौर व फिक्र करें, और उसके अपने आप को एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझते हुए, लॉज को समझते हुए एडवांसमेंट की तरफ जाएं, यानी कि अपनी कामयाबियां समेटें मजीद। आगे है, आर फ्रीडम ऑफ विच वी मे बी जस्टली प्राउड affords us the proof that we represent the spearhead of evolution। हमारी जो जो आज़ादी है, यानी कि हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम एवोल्यूशन के लॉज को समझते हुए, नेचर के साथ कोऑपरेट करते हुए कामयाबियां समेटें, यानी कि आगे मुस्तकबिल में अपने लिए कामयाबियों के रास्ते हमवार करें। या ये हमारे ऊपर है कि हम लॉज ऑफ एवोल्यूशन को मिसअंडरस्टैंड करें, ना समझें, उसको बलाए ताक रखें और उसको तवज्जो ना दें और अपने आप को तबाह कर दें। तो ये जो हमारी आज़ादी है कि हम जो रास्ता इन दोनों में से अख्तियार करें, तो ये हमारी जो आज़ादी है, हमें इसके ऊपर फख्र भी अगरचे हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमें, आप कह सकते हैं, अफोर्ड्स अस द प्रूफ दैट वी रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ एवोल्यूशन। ये हमें बताता है, ये एक प्रूफ है कि जो आज़ादी है, ये हमारे लिए आज़ादी काबिल फ़ख्र ज़रूर है, लेकिन ये हमारे लिए एक प्रूफ भी है कि हम एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर सपियर हेड है, यानी कि हम इसको लीड कर सकते हैं। बट इट इज़ अप टू अस टू डिमॉन्स्ट्रेट, लेकिन ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम किस किस्म का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, बाय द वे इन विच वी यूज इट। कि हम किस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है, कि ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, किस चीज़ को, लॉज ऑफ एवोल्यूशन को, laws of nature को, whether we are ready yet to assume the tremendous responsibility which has befallen us almost suddenly। कि ये हमारे ऊपर है कि ये जो एवोल्यूशन के लॉज को अंडरस्टैंड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे ऊपर जो आ पड़ी है, ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी कामयाबियां समेटने के लिए या अपने आप को तबाह करने के लिए। अब इस पैराग्राफ को अगर हमने पढ़ा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ह्यूमन ब्रेन की बात की गई है कि जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इसके अंदर इसने हमें टाइम और डिस्टेंस को हमने मुसख्खर कर दी है, स्पेस को मुझे हमने मुसख्खर कर दी है, और इससे हमने बहुत से काम सीखे हैं हमने, और हम एवोल्यूशन को अब हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस पैराग्राफ में से, वो मैंने निकाले हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। कि पहली बात इसमें की गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ह्यूमन ब्रेन इज द नेचर्स मास्टरपीस विद यूनिक पावर्स ऑफ एब्स्ट्रक्शन। कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेचर का एक मास्टरपीस है, और इसके अंदर इमेजिनेशन की बड़ी जबरदस्त किस्म की पावर्स हैं। ब्रेन हैज enabled man to achieve its generations what evolution took millennia to do। कि वैसे एवोल्यूशन के प्रोसेस ने लाखों करोड़ों सालों में वो नहीं कर दिखाया जो ह्यूमन ब्रेन ने 3 जनरेशन के अंदर, चंद एक जनरेशन के अंदर कर दिखाया है। इसी तरह ह्यूमन अचीवमेंट जो है, जैसे इंसान उड़ता है हवा में, एक्सटेंडिंग सेंसेस, यानी कि देखने की और सुनने की, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको हमने एक्सटेंड करना ह्यूमन, ये अचीवमेंट है। इसको हम यूज करते हुए बहुत छोटी चीजें और बहुत दूर की चीजों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी तरह सीइंग द माइन्यूट एंड रिमोट, बहुत दूर की चीजें और बहुत छोटी जो बारीक चीजें, उनको हम देख सकते हैं। कंट्रोलिंग द डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम और डिस्टेंस को हमने कंट्रोल करना सीख लिया है इसी ब्रेन की मदद से। ह्यूमन नॉलेज हैज सरपास्ड नेचर स्लो ट्रायल एंड एरर मेथड। ये जो नेचर का प्रोसेस था एवोल्यूशन का, कि पहले स्लो तरीके से हम ट्रायल करते थे, कोई काम करते थे, वो गलत साबित होता था, फिर दोबारा करते थे, तो उसने ह्यूमन नेचर ने उसको सरपास कर दिया है। यानी ह्यूमन नॉलेज ने, ह्यूमन ब्रेन ने, ब्रेन की मदद से ही हम नॉलेज हासिल करते हैं, और उससे हम हिट एंड ट्रायल, और ये जो ट्रायल एंड एरर का मेथड था नेचर का, एवोल्यूशन का, उसको हमने पीछे छोड़ दिया, उससे आगे गुजर गए हम। और एवोल्यूशनरी जो लॉज हैं वो अभी भी अप्लाई होते हैं, बट नाउ मैन डायरेक्ट्स प्रोग्रेस। लेकिन अब एवोल्यूशन को हम डायरेक्ट करते हैं, यानी एवोल्यूशन का प्रोसेस को हम जो है लीड करते हैं, सपियर हेड करते हैं। इसी तरह ह्यूमैनिटी होल्ड्स फ्रीडम। ह्यूमैनिटी के पास फ्रीडम है कि वो कम, अब इस लॉज ऑफ नेचर को अपने माइंड में रखते हुए हम कामयाबी की तरफ जाएं, या इसको मिसअंडरस्टैंड करते हुए अपने आप को पेरिश कर दें, तबाह कर दें। तो ह्यूमैनिटी होल्ड्स फ्रीडम, ह्यूमैनिटी के पास, यानी कि इंसानों के पास, बने नौ इंसान के पास ये फ्रीडम है कि वो डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, कि वो अपने आप को तबाह कर दे, लॉज ऑफ
एवोल्यूशन को इग्नोर करते हुए, अंडरस्टैंड ना करते हुए, नेचर के साथ कोऑपरेट ना करते हुए, आर टू एडवांस एवोल्यूशन, या उसके साथ नेचर, लॉज ऑफ नेचर के साथ कोऑपरेट करते हुए एवोल्यूशन के प्रोसेस को मजीद एडवांस करे। एंड रियल प्रोग्रेस रिक्वायर्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये भी एक सेंटेंस आया था कि असल कामयाबी जो है हमारे लिए वो ये है कि जब हम अखलाकी और रूहानी जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो ग्रोथ है, उसके असूलों को अगर हम जहन में रखें, मलहूज़ खातिर रखें, तो यानी कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लॉज जो है उनको अगर हम मद्देनजर रखें, तो हम हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन आउट ऑफ द गिवन पैराग्राफ इज कि ह्यूमन फ्रीडम प्रूव्स मैन इज एट द सुपीरियर हेड ऑफ एवोल्यूशन। कि ह्यूमन जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसने ये साबित कर दी है कि इंसान जो है वो एवोल्यूशनरी जो सपियर हेड, जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, यानी कि तख्लीक का प्रोसेस है और बतदरीज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसका सपियर हेड है। यानी कि उसको उसको लीड करता है इंसान, जो हालांकि पहले ऐसा होता था कि नेचर इंसान को लीड करती थी। बट रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी शोल्डर्ड, लेकिन ये इंसान के कंधों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें ये जिम्मेदारी शोल्डर करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, अज्यूम करनी चाहिए कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करें कि लॉज ऑफ नेचर के साथ कोऑपरेट करें, नेचर के साथ कोऑपरेट करें, लॉज ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करें, और इसको अपनी फ्यूचर में अपनी कामयाबियों के लिए इस्तेमाल करें, एज ए टूल, एज ए वेपन, ना कि ये इसको हम मिसअंडरस्टैंड करें लॉज ऑफ नेचर को, लॉज ऑफ एवोल्यूशन को, और हम अपने आप को पेरिश कर ले, तबाह कर ले। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए जहाँ पे। इसी तरह इसमें जो गैर अहम या लेस इंपॉर्टेंट या लेस रेलिवेंट या रेपिटेटिव जो डिटेल्स हैं, उनको हम इग्नोर कर देंगे। लाइक इस पैराग्राफ में बातें हैं कि एग्जांपल्स हैं, मून विद इन 30 माइल्स, ये सिर्फ वजाहत है। और हियरिंग द इनऑडिबल, कि जो बातें हम नहीं सुन सकते उसको हम हेयर कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये कोई सेंट्रल चीजें नहीं है। ठीक है। इसी तरह एक और बात जहां पे दी गई है स्टेटमेंट कि वी हैव डॉर्फ डिस्टेंस एंड किल्ड फिजिकल टाइम, कि हमने टाइम को किल कर दिया है, फिजिकल टाइम को, और डिस्टेंस को हमने डॉर्फ कर दिया, कम कर दिए, बोना कर दिए। ये भी आप कह सकते हैं कि पोइटिक एलेबोरेशन है, एक शायराना किस्म की वो है, एग्जेजरेशन है। ये को कोर आइडिया नहीं है। कोर आइडिया ये है कि हमने डिस्टेंस टाइम को क्या कर दिए, कनकर कर दिए, मुसखर कर दिए। एंड रेपिटेशन अबाउट थैंक्स टू ब्रेन अलोन, ये बार बार हुई है, 2 मरतबा हुई है, तो इसको हम, ये जरूरी नहीं है। तो ये गैर अहम चीजें हैं। अगर हम अब इसकी प्रेसी बनाएं, जो कि पैराग्राफ का 1/3 होना चाहिए, तो उसमें हम कौन सी बातें लिखेंगे? हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने। हम बात करेंगे द ह्यूमन ब्रेन इज नेचर, जो कि पैराग्राफ में भी बात की गई है, सुप्रीम सुप्रीम अचीवमेंट, ये बात की गई है, अचीवमेंट। ह्यूमन ब्रेन जो है, द ह्यूमन ब्रेन इज नेचर सुप्रीम अचीवमेंट, ये बात की गई है। इसके बाद की गई है कि इट हैज, यानी ब्रेन की बात हो रही है, इट हैज अनेबल्ड, कि इसने इंसान को काबिल किया है। इट हैज अनेबल्ड मैन काइंड, मैन काइंड कहते हैं बनी नौ इंसान को, कि इस जो ह्यूमन ब्रेन है, इसने क्या किया है, बनी नौ इंसान को इस काबिल किया है टू आउटपेस, यानी कि आगे बढ़ गया है, इसको बढ़ा दिया है, स्लो एवोल्यूशनरी मेथड्स। यानी कि इसने, ह्यूमन ब्रेन ने, जो नेचर का बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसने क्या किया है, इसने अनेबल किया है बनी नौ इंसान को, कि उसने आउट पेस कर दिया एवोल्यूशनरी मेथड को, तख्लीक के जो पुराने स्लो प्रोसेस थे उससे ये आगे बढ़ गया है, तेज हो गया उससे। और इससे क्या हुआ है, अचीविंग इन अ फ्यू generations what animals required millennia to accomplish। कि इसने, ह्यूमन ब्रेन ने एवोल्यूशनरी मेथड्स को आउट पेस कर दिया है, जिनके उससे बहुत आगे बढ़ गया है। जो ह्यूमन ब्रेन है, इसने इंसान को इस काबिल बनाया है। और इंसानों को काबिल बनाए हुए, बनाते हुए क्या किया है इसने, कौन से खिदमात सर अंजाम दिए? अचीविंग इन अ फ्यू जनरेशन व्हाट एनिमल्स रिक्वायर्ड मिलीनियर टू अकम्प्लिश। यानी कि इसने इंसान को चंद ही जनरेशन के अंदर, चंद ही सालों के अंदर इंसान को वो अचीव करके दिखाया है, इंसान को इस काबिल बनाया कि उसने चंद एक सालों में, चंद एक जनरेशन में वो अचीव कर लिया है, जिसके लिए एनिमल्स को लाखों करोड़ों साल चाहिए थे उसको काम करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। जिन चीजों को मुकम्मल करने के लिए जानवरों को, एनिमल्स को लाखों करोड़ों सालों रिक्वायर्ड थे पूरा करने में, जिस काम को, उसको इसने चंद एक जनरेशन में अचीव कर लिया ह्यूमन ने, ह्यूमन ब्रेन की मदद से, ह्यूमंस ने।
इस तरह हम आगे बात करेंगे विद इट्स पार्स, इसकी ताकतों की मदद से, यानी कि इसकी पार्स की मदद से, ब्रेन की बात हो रही है। विद इट्स पार मैन हैज एक्सटेंडेड, कि आदमी ने क्या किया है, ब्रेन की मदद से आदमी ने क्या किया, मैन हैज एक्सटेंडेड, आदमी ने बढ़ा दिया किस चीज को, हिज सेंसेस, अपने सेंसेस को बढ़ा दिए, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स को, जिनके देखने को और अपने सुनने की सलाहियतों को उसने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिए। मैन हैज एक्सटेंडेड हिज सेंसेस, इसके बाद उसने क्या किया है, एक्सप्लोर्ड स्पेस, इससे इंसान ने स्पेस को क्या कर दिया है, एक्सप्लोर कर दिया है। इसके अलावा क्या किया है इसने, एंड मास्टर्ड किया है, एंड मास्टर्ड डिस्टेंस एंड टाइम, और इसने टाइम को, यानी कि इस दिमाग की ताकतों के जरिए, विद इट्स पावर्स मैन हैज एक्सटेंडेड हिज सेंसेस, उसने अपनी सेंसेस को बढ़ा दिए, एक्सप्लोर्ड स्पेस, अपने स्पेस को उसने एक्सप्लोर कर दिए, एंड मास्टर डिस्टेंस एंड टाइम, और टाइम और डिस्टेंस को उसने क्या कर दिए, मास्टर कर दिए, यानी कि उसके ऊपर इसने ग्रिप हासिल कर दी है। इसी तरह हम कहेंगे थ्रू दो, सॉरी, दो अगरचे, दो नेचुरल लॉज ऑफ एवोल्यूशन एग्जिस्ट, अगरचे जो नेचुरल लॉज हैं एवोल्यूशन के, वो अगरचे एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमैनिटी उसके बावजूद भी, हम अगर हम बात करें, अगरचे जो नेचुरल लॉज ऑफ एवोल्यूशन है वो अगर एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी ह्यूमैनिटी नाउ डायरेक्ट्स इट्स फ्यूचर, लेकिन अब इंसान, जो इंसानियत जो है, वो इसके फ्यूचर को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर जो लिखी हुई है, दिस फ्रीडम, ये जो हमारे पास फ्रीडम है कि हम इसको डायरेक्ट करते हैं, लॉज ऑफ फ्रीडम, लॉज ऑफ एवोल्यूशन को, दिस फ्रीडम प्लेसेस प्लेसेस ऑन अस द ग्रेव responsibility responsibility to either misuse our powers, यानी पावर्स भी हम कह सकते हैं, पावर इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। दिस फ्रीडम प्लेसेस ऑन अस, ये जो आज़ादी है हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी जो है, बड़ी अहम किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ये प्लेस करती है, ये जो आज़ादी है, कि हम क्या करें, टू इधर मिस यूज और पर, कि हम या तो अपनी पावर्स को मिस यूज करें एंड पेरिश, और तबाह हो जाएं, या फिर क्या करें, आर एडवांस एवोल्यूशन, या फिर हम एवोल्यूशन को एडवांस करें किस तरीके से, थ्रू मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। एडवांसमेंट भी कह सकते हैं, ग्रोथ भी कह सकते हैं, एडवांसमेंट का वर्ड वहां यूज हुआ है पैराग्राफ में, तो हम इसको यहाँ ग्रोथ का वर्ड यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रेस ये जो ऑलमोस्ट वन थर्ड है, दोबारा देख लेते हैं कि द ह्यूमन ब्रेन इज द नेचर्स सुप्रीम अचीवमेंट, कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेचर का सुप्रीम किस्म की अचीवमेंट है। इट हैज enabled mankind to outpace slow evolutionary method, इसने इंसान को, बनी नौ इंसान को काबिल बनाया कि उसने वो जो एवोल्यूशन के स्लो किस्म के प्रोसेस थे, उसको इसने आउटपेस कर दिया, उसे आगे बढ़ गया है। अचीविंग इन अ फ्यू जनरेशन व्हाट एनिमल्स रिक्वायर्ड मिलेनिया टू अकम्प्लिश, इसने इंसानों को चंद एक सालों में, जनरेशन में वो अचीव करने के काबिल बनाया है जो कि जानवरों को लाखों करोड़ों साल रिक्वायर्ड थे उस काम को करने में। विद इट्स पावर, यानी कि इस दिमाग की इस ताकत के साथ, ताकतों के साथ, फैकल्टीज या इसकी कैपेबिलिटीज या महारतों के साथ, मैन हैज एक्सटेंडेड हिज सेंसेस, एक्सप्लोर्ड स्पेस एंड मास्टर डिस्टेंस एंड टाइम, इस ब्रेन की ताकतों से इंसान ने अपने सेंसेस को, देखने की सलाहियत को, और देखने की, सुनने की सलाहियत को एक्सटेंड किया है, स्पेस को एक्सप्लोर किया है, और इसने डिस्टेंस एंड टाइम को मास्टर कर दिया है, उसको ग्रिप हासिल की है। थ्रू दो नेचुरल लॉज ऑफ एवोल्यूशन एग्जिस्ट, अगरचे एवोल्यूशन के जो नेचुरल लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमैनिटी नाउ डायरेक्ट्स इट्स फ्यूचर, लेकिन अब ह्यूमैनिटी है जो कि इसके फ्यूचर को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। दिस फ्रीडम प्लेसेस ऑन अस, ये जो आज़ादी है हमारे ऊपर, ये वो आज़ाद, ये उस आज़ादी की बात हो रही है कि ये जो एवोल्यूशन की पार, जो लॉज हैं, उनको हम डायरेक्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर आए हैं कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दिस फ्रीडम प्लेसेस ऑन अस द ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो आज़ादी है, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी
आयद करती है। कौन सी? टू ईदर मिस यूज आर पावर्स एंड पेरिश, कि हम या तो अपनी ताकतों को इस्तेमाल करें, मिस यूज करें और अपने आप को तबाह कर दें, पेरिश कर दें। और टू आर एडवांस एवोल्यूशन थ्रू मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, या हम एवोल्यूशन को अपनी मॉरल, अखलाकी और स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि रूहानी असूलों की को मद्देनजर रखते हुए हम एवोल्यूशन को आगे एडवांस करें, इसको, इस इल्म को आगे बढ़ाएं। तो दिस इज द वन थर्ड ऑफ पैराग्राफ। अगर हम इसके टाइटल की बात करें कि इस पैराग्राफ के अंदर कौन से, इसका पैराग्राफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कह सकते हैं कि सुटेबल टाइटल कौन सा हो सकता है, तो हम इसका सुटेबल टाइटल की अगर हम बात करें तो मेरे माइंड में जो आ रहा है, जो मोस्ट सुटेबल टॉपिक इज द ब्रेन, कॉलन डाल के हम कह सकते हैं मैन्स सुप्रीम गिफ्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसका मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट, रेलेवेंट और आप कह सकते हैं टू द पॉइंट, और यहाँ पे पर आगे सेंटेंस नहीं आएगा, ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। और ये मेरे नज़दीक द ब्रेन, ब्रेन की अगर हम बात करें, दिमाग, आगे हमने कॉलन डाला मैन सुप्रीम गिफ्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो दिमाग है, ये आदमी के लिए बेहतरीन किस्म का, सुप्रीम किस्म का गिफ्ट भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्रेन के ऊपर है, कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये आदमी के लिए, ये यानी कि मैन का के लिए ब्रेन गिफ्ट भी है, और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद करता है ब्रेन, कि हम एवोल्यूशन के लॉज को, हम इस दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस को अखलाकी और रूहानी असूलों के तहत आगे बढ़ाते हैं, या लॉज ऑफ एवोल्यूशन को इग्नोर करते हुए, अपनी पावर्स को, इस दिमाग की ताकतों को मिस यूज करते हुए हम अपने आप को तबाह करने के लिए। तो ये जो ब्रेन है, ये हमारे ऊपर, हमारे लिए गिफ्ट भी है और एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ये 1987 का जो पैसेज था, CSS 1987 के पेपर में, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर में ये पैसेज आया था। इसकी लाइव मैंने आपको प्रेसी बनाना सिखाई। आखिर में मैं यही कहूंगा कि जब भी आपके सामने कोई पैसेज आए, आप उसको 2 to 3 टाइम्स पढ़ें। यहाँ पे वीडियो की क्योंकि लेंथ जो है हमने वो एक मखसूस टाइम में कवर करनी होती है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपके सामने एक मरतबा ही पढ़ता हूँ, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए होते हैं। तो आपके सामने जब भी पैसेज आए, आप उसको 3 टाइम पढ़ें। फर्स्ट टाइम पढ़ें तो उसको ओवरऑल थीम निकालें, सेकंड टाइम पढ़ें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें, और थर्ड टाइम जब पढ़ें तो आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रफ आउटलाइन में आप सिर्फ बुलेट्स की शक्ल में लिखें। और फोर्थ टाइम जब आप पढ़ेंगे, तो फिर आप उसके बाद एक रफ ड्राफ्ट बनाएं। उस रफ ड्राफ्ट को बार बार उसकी काट छांट करें, और आप 40 से 45 मिनट में बहुत अच्छी प्रेसी, या 50 मिनट भी आप कह लें, मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, 50 मिनट में बहुत अच्छी प्रेसी बना सकते हैं। प्रेसी जो है, जरूरी नहीं है कि वो 1/3 हो, इसमें अल्फाज, चांदी के अल्फाज ऊपर नीचे कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपने छोड़ने नहीं होते, और इररिलेवेंट पॉइंट्स आपने लिखने नहीं होते। किसी चीज को रिपीट नहीं करना होता, और एग्जाम्पल्स को या आपने जो डिटेल्स होती हैं उसको हमने डिस्कार्ड करना होता है, वो मेंशन नहीं करना होता। तो उम्मीद है आपको प्रेसी राइटिंग के अंदर ये जो लेक्चर होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरे लेक्चर से उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली होंगी कि प्रेसी राइटिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। प्रेसी राइटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। इस तरह की मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपके लिए 1988 की जो प्रेसी आई थी CSS के पेपर में, मैं उसको ही लाइव यहाँ पे एक्सरसाइज करूंगा। लाइव आपके सामने लेक्चर में मैं प्रेसी बनाना सिखाऊंगा। 1988 के पेपर में, CSS के पेपर में जो पैसेज आया था, प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन के हवाले से इंपॉर्टेंट इनवैल्यूएबल लेसन्स के लिए आप मेरे लेक्चर से, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने का मतलब ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, और अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको प्रेसी राइटिंग की बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।